Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Smart processing is the business which we are talking about और इस बिजनेस के जो मसाइल हैं वो ज़रा देखते हैं कि क्या हैं। तो सवाल हमसे बेसिकली रिक्वायर जो कर रहा है वो ये कि आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूछ रहा है कि बताएं क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम कोट करें कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नाउ 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने अगर प्रॉफिट कमाना हो तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी उसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट, और कॉस्ट माइनस करने के बाद बनेगा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये होना चाहिए 30% ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी 100, तभी ये 30% बनेगा। तो यहाँ से अब मैं डिराइव कर रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर वर्कआउट कर रहा हूँ, और वो बैलेंसिंग फिगर ये है कि 70 विल बी द कॉस्ट। सो अगर हम कॉस्ट फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं तो वी कैन वर्क बैक, हम इस 100 तक पहुंच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्चुअली वो चीज़ है जो वो आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल में जो कॉस्ट का डाटा है उसमें डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेटअप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट के ही आगे दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो एक्चुअली 5 तरह की कॉस्ट जो है वो हमें सवाल में बता दी गई हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक मटेरियल की कॉस्ट है, एक लेबर की कॉस्ट है, एक ओवरहेड्स हैं, नेक्स्ट इज सेटअप, एंड देन लास्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक हो गया जी। अगर हम ये कॉस्ट फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं और इसका टोटल बना लें तो इसका मतलब ये है कि हमने ये फिगर वर्कआउट कर लिया। सो अब एक एक करके हम इनको डील करते हैं। सबसे पहले मटेरियल के बारे में देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। सवाल के शुरू में एक सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो ये कि आपको 10,000 यूनिट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और आप 500 यूनिट का एक बैच बनाते हैं। तो यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि हमने टोटल बैचेस कितने मैन्युफैक्चर करने हैं। हमने एक्चुअली 20 बैचेस बनाने हैं। ठीक है जी। आप 10,000 को 500 से डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा। और जो आपको कॉस्ट का डाटा दिया गया है वो फर्स्ट बैच का बताया है। फर्स्ट बैच की ये सारी कॉस्ट आपको दी गई है। फर्स्ट बैच में उन्होंने कहा जी डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 1,35,000 का इस्तेमाल होगा। ये जो किलोग्राम लिखे हुए हैं इस किलोग्राम का कोई मेरी कैलकुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। सो दिस इज़ आई मीन यूजलेस इंफॉर्मेशन। जो केजीज यहाँ पे लिखे हुए हैं शायद ये बताना चाह रहे हैं कि किलोग्राम से हम परचेज करते हैं, लेकिन बहरहाल इस केजी का कोई यूजेज नहीं है हमारे सवाल के सोल्यूशन के अंदर। अब जो मटेरियल का खर्चा है वो 1,35,000 है एक बैच का, और मैंने 20 बैच बनाने हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट डिटरमिन करना तो बहुत ही आसान है। मटेरियल्स के केस में व्हाट आई विल बी डूइंग इज के सिंपल 1,35,000 मेरी कॉस्ट है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 20 के साथ। तो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी एंड दैट विल बी 2.7 मिलियन। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बी 2.7, एंड दिस इज द स्ट्रेट फिगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं हम लेबर कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट में मसला हो सकता है क्योंकि लेबर कॉस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। वो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन ये है कि लेबर कॉस्ट ने कहा जी 2,25,000 रुपये हमारी लगी है फर्स्ट बैच के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम आवरली रेट डिटर्मिन कर लें कि 1,500 आवर्स हैं और इतने पैसे लगे हैं, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप 2,25,000 को 1,500 से डिवाइड करें तो इट विल बी 150 रुपीज़ पर आवर। ये आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं अपने मज़दूर को। ठीक है जी। अब ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स की, इससे मुतलिक आगे दो इन्फॉर्मेशंस और दी गई हैं। वो दो इन्फॉर्मेशंस ये हैं कि एक तो लर्निंग कर्व इफ़ेक्ट आएगा, और वो लर्निंग कर्व 90% का है, जिसकी एक जो इंडेक्स वैल्यू है वो दी गई है -0.152। ये जो वैल्यू होती है दिस इज़ जो हमारा लर्निंग कर्व का फार्मूला है, उसमें जो वैल्यू बी होती है ये वो है। ठीक है जी। और 90% का जो लर्निंग कर्व है ये कब से कब तक रहेगा,
यही पता होना चाहिए। ये रहेगा फॉर फर्स्ट 8 बैचेस, 8 बैचेस तक ये लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट रहेगा। तो इससे मैं नतीजा क्या निकालूं? अब मैं लेबर कॉस्ट के ऊपर ज़रा काम करता हूँ कि एक तो जो हमारे टोटल 20 बैचेस बनने हैं उसमें जो पहले 8 बैच होंगे उसमें लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट होगा। और जो अगले, क्योंकि मैंने 20 बैचेस पूरे करने हैं तो इसके बाद कितने बैचेस बनेंगे? 12। ठीक है जी। सो 12 बैचेस पे वही टाइम लगेगा हर बैच पे, जो क्योंकि लर्निंग कर्व इम्पैक्ट नहीं है तो जो 8th बैच का टाइम है वही फॉर एवरी बैच आफ्टर 8th बैच उसका टाइम सेम ही होगा, क्योंकि लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। तो अब आप जो मिनिमम टाइम अचीव कर सकते थे वो एक्सपर्टीज़ आपने हासिल कर ली है 8th बैच तक। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला है उसको ज़रा रिकॉल करें। लर्निंग कर्व का क्या था? y इज़ इक्वल टू ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर माइनस बी, सॉरी रेज टू पावर बी। ठीक है जी। सो इससे जो y की वैल्यू निकलती है वो एवरेज टाइम होता है 1 यूनिट का फॉर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी अगर मैं एक दफ़ा ये फाइंड आउट कर लूँ कि मेरा टोटल टाइम कितना बनता है फॉर 7 बैचेस। सो पहले 7 बैचेस के लिए मेरा टाइम कितना बनता है वो फाइंड आउट कर लूँ, और फिर फाइंड आउट कर लूँ टोटल टाइम मेरा 8 बैचेस के लिए कितना बनता है। और फिर इन दोनों के जो डिफरेंस है उससे मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि मेरे 8th बैच का, यानी जो इसमें इन दोनों फिगर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 8th बैच का टाइम। वो 8th बैच का टाइम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, जिसको फिर मैं इस्तेमाल करूँगा अगले 12th बैचेस का टाइम फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम सबसे पहले 7 बैचेस के लिए इसको सॉल्व करते हैं। सो जो पहले बैच के लिए जो टाइम है लग रहा, वो देखें यहाँ पे दिया हुआ है आपको। सो 1500 आवर्स है। सो 1500 आवर्स, ए इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैच 1500 आवर्स, एक्स जो है दैट इज़ 7 राइट नाउ, क्योंकि मैं 7 बैचेस का टाइम निकाल रहा हूँ। और बी की वैल्यू हमें सवाल में स्ट्रेट दी हुई है -0.152। सो ये इन्होंने स्ट्रेट वे में बताई हुई है। सो हम इसको जब सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो वी विल गेट टू अ नंबर ऑफ 1115.93। डोंट क्लियर इट एंड मल्टीप्लाई इट विद 7, क्योंकि ये तो 1115.93 जो है वो एवरेज टाइम है 1 यूनिट का, तो मुझे एक बैच का, तो मुझे 7 बैचेस का टाइम निकालना है। तो I'll multiply it with 7, so I'll get a number of 7811 hours। इसी तरह मैं टाइम फाइंड आउट करता हूँ 8 बैचेस का। So into 8 raised to power minus 0.152, and this gives me a number of 1093.51, and I'll multiply it with 8, क्योंकि ये जो टाइम है ये एवरेज टाइम है एक बैच का। ठीक है जी। जब लर्निंग कर्व 90% हो और मैं 8 बैचेस बनाऊं तो एवरेज टाइम एक बैच का 1093.51 है। और अगर मैं 8 बैचेस का टाइम क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड आई विल गेट टू अ नंबर ऑफ 8748। सो अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास 8th बैच का टाइम आ जाएगा, एंड दैट विल बी 937 आवर्स। सो ये मैं कहाँ पहुँच गया? ये जो रेड बॉक्स था हमारा, इसका टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है। सो दिस इज़ 937 आवर्स। सो अब अगर ये जो 12 बैचेस हैं इनका टाइम फाइंड आउट करना हो, तो चूंकि लर्निंग का इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है तो हर बैच इतना ही टाइम ले रहा होगा। तो आई विल गेट टू अ नंबर ऑफ 11244। ये जो टाइम है ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए है? ये टाइम मेरा लगा इन 12 बैचेस के लिए। ठीक है जी। और जो इससे प्रीवियस मेरे पास 8 बैचेस थे 1 से लेके 8 तक, इन सब के लिए टाइम कितना लगा? वो मैंने जब यहाँ पे 8 यूज़ किया था तो मैं ये बना चुका हूँ। ठीक है। सो अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, इफ़ आई जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे 20 बैचेस का टाइम कितना है। पहले 8 बैचेस का टाइम है 8748, और अगले 12 का 11244। तो हम इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट टू 1 ट्रिपल 92,
और मेरे पास जो डायरेक्ट लेबर की पेमेंट है वो मैं किस हिसाब से करता हूँ, 150 रुपीज़ पर आवर। तो ये मेरे पास आवर्स है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आवरली रेट से, तो हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी, एंड दैट विल बी 2998 800, 2998 800। ठीक हो गया जी। सो हम यहाँ पे अब इस काबिल हैं कि हम इस लेबर कॉस्ट को फिल अप कर सकें। सो 2998 800 डन हो गया जी। अब आ जाते हैं हम ओवरहेड्स की बारी। ओवरहेड्स का मामला कुछ ज़्यादा गंभीर मालूम नहीं होता, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि 120 आप पेमेंट करते हैं ₹120 पर डायरेक्ट लेबर आवर। और अगर आप डायरेक्ट लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी 1500 को 120 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये फिगर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास आवर्स हैं तो मैं उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 120 के साथ। ठीक है, सो ओवरहेड्स के केस में कैलकुलेशन कैसे होगा कि आई इफ़ आई हैव labor hours which are 19,19992 and multiply it with 120, so I'll get to my overhead figure, which will be 2399040। ठीक हो गया, सो 2399040। इसके बाद अगला जो मामला है दैट इज सेटअप कॉस्ट पर बैच। नाउ जो सेटअप कॉस्ट है उसके लिए हमें सवाल में मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। सो लेट्स जस्ट रेफर टू दैट इन्फॉर्मेशन। सो सेटअप कॉस्ट पर बैच अभी तो उन्होंने वैसे 40,000 बताई हुई है, लेकिन आगे जाके सेटअप कॉस्ट से मुतालिक मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और सेटअप कॉस्ट से मुतालिक वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो सेटअप कॉस्ट है ये 5% से रिड्यूस होती है फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच, लेकिन नो फर्दर रिडक्शन इन सेटअप कॉस्ट फ्रॉम फिफ्थ बैच ऑनवर्ड्स, यानी पाँचवें बैच में भी कोई कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगी और उससे आगे भी नहीं होगी। तो इसका मतलब पहले 4 बैच जो बनेंगे उसमें कॉस्ट रिडक्शन होती जाएगी। तो ये पहला बैच जो बनेगा, माय फर्स्ट बैच, सो आई एम नाउ वर्किंग फॉर सेटअप कॉस्ट। सो जब मैं अपना फर्स्ट बैच बनाऊंगा तो उस पर तो 40,000 की ही कॉस्ट आएगी, ये गिवन है सवाल में, 40,000 दिया हुआ है इन्होंने। सो दिस इज इट। सो 40,000 तो दिया हुआ है। अब जो सेकंड बैच में बनाऊंगा वो 5% से कम हो जाएगा, यानी कि वो इसका 95% होगा। सो अगर हम 40,000 का 95% बनाएं तो इट कम्स टू 38,000। और फिर जो थर्ड बैच होगा वो 38,000 का फिर 95% होगा, क्योंकि 5% से इसको रिड्यूस होना है, तो इट विल बी 36,100। और जो फोर्थ बैच होगा जो मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, तो 36,100 मल्टीप्लाइड बाय 95%, तो दिस गिव्स मी अ नंबर ऑफ 34,295। अब जो फिफ्थ बैच है उसमें मज़ीद रिडक्शन नहीं होगा, 34,295 ही रहेगा। और फिफ्थ बैच से ऑनवर्ड कितने बैचेस हैं, हमने टोटल 20 बैचेस बनाने हैं। तो अगर मैं इससे पीछे 4 बैच निकाल दूँ तो ये टोटल 16 बैचेस बनते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 16 से, तो ये हमारे पास 16 बैचेस की सेटअप कॉस्ट आ जाएगी, एंड दैट विल बी 548,720। सो अब हम जमा कर लेते हैं 40 38 इन सब को, एंड वी विल गेट 697,115। सो ये मेरी सेटअप कॉस्ट हो गई 697,115। सो सेटअप कॉस्ट इतना चैलेंजिंग नहीं रहा हमारे लिए। अब आखिर में हमारे पास आ गई जी फिक्स कॉस्ट। सो हम फिक्स कॉस्ट की भी वर्किंग कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट, अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट के केस में हमारे पास एक डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑल दो नॉन कैश एक्सपेंस होता है,
लेकिन हमने चूंकि अगर इस सवाल का इंफॉर्मेशन आप देखें तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक बात बोली है, ऐसे इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन परचेज फॉर द प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है। तो इसका मतलब 45,000 रुपये अगर मेरी डेप्रिसिएशन है, और ये फर्स्ट बैच की डेफिनेटली कॉस्ट है, और मैंने 20 बैचेस बनाने हैं, तो आई कैन वर्क आउट कि मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा। सो दैट विल बी 900,000। और दूसरी चीज़ जो यहाँ इन्होंने बताई है फिक्स कॉस्ट में, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स। अब ये जो एक पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो अभी आपने लेबर के चैप्टर में नहीं पढ़ा हुआ, एंड दैट इज you that actually you will study in relevant and irrelevant cost topic। ठीक है, तो जो relevant costing वाला चैप्टर होगा उसमें जाके हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि इस डिसीजन मेकिंग में ये वाली कॉस्ट मेरे फैसले में रेलेवेंस नहीं रखती, तो इसलिए हम इसको अपने फैसले में शामिल नहीं करेंगे, इस कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे। अगर इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो इसका इसको कंसिडर नहीं करना, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 900,000 आ जाएगी। I'll just mention this 900,000। अब आप क्या करें जी, अब अगला काम एक ही है कि अब इसके टोटल बना लें। टोटल विल बी 9694,955। ठीक हो गया। ये मैंने कॉस्ट का फिगर बना लिया जो इक्विवेलेंट है 70 के। तो ये जो मेरा आंसर आया है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 70 से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मैं एक्चुअली इस कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पहुँच जाऊँगा। व्हेन आई विल मेक दिस कैलकुलेशन, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी 13849,936। ठीक है, दिस इज़ द प्राइस जो अगर मैं कोट करूं, तो मेरी कॉस्ट जब मैं माइनस करूंगा तो मैं 30% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। दिस इज़ इट। इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।